भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 17 पेज नंबर 92। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। इसके प्रमुख उपबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर: भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली का शुभारंभ किया, क्योंकि इसके पूर्व भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीयों की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सका था। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही 1861 ईस्वी के सुधारों को अपर्याप्त तथा निराशाजनक बनाया था और विधान परिषदों के लेजिस्लेटिव काउंसिल के विस्तार की मांग की थी। उसने इनमें अधिक चुने हुए सदस्यों की मांग की। बजट पर बहस करने के अधिकार की मांग की गई। 1877 ईस्वी में भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे आर्थिक स्थितियां दयनीय हो गई थी। 1885 में सर हुम्स ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो राष्ट्रीय आंदोलन की सशक्त माध्यम बनी। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस गांव को फिर से दोहराया। लॉर्ड डफरिन, जो कि भारत सचिव के नियंत्रण से बहुत परेशान था, उसने 1888 में एक कमेटी बनाई जो भारत में किए जाने वाले सुधारों के बारे में सुझाव दे। लॉर्ड डफरिन ने गृह सरकार को सुझाव भेजा। सरकार अपनी किसी तरह जिम्मेदारी कम किए बिना भारतीयों को शासन में अधिक भाग दे। दूसरा, वायसराय की विधान परिषद को कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, परंतु इस हेतु वायसराय को आवश्यकतानुसार कुछ रुकावटें लगाने का आरोप अधिकार दिया। तीसरा, प्रांतों की विधान परिषदों के विस्तार किए जाएं और उनमें से कुछ चुने हुए सदस्य सम्मिलित किए जाएं। इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया समविशिष्ट हुई। चौथा, संसदीय सरकार प्रारंभ न किए जाएं, क्योंकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग है और ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत की विरोधी जातियों में न्याय स्थापित करें। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होने के पश्चात कुछ ही दिनों में यह देश की प्रमुख राजनीतिक संस्था बन गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासन के क्षेत्र में वैधानिक सुधार करवाना था। इस उद्देश्य से उनसे अपने द्वितीय अधिवेशनों में एक प्रस्ताव पेश किया था और यह मांग की गई कि काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए तथा इंपीरियल काउंसिल तथा प्रांतीय काउंसिल के गैर सरकारी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। इस अधिवेशन के निम्नलिखित प्रस्ताव थे। पहला, परिषद में कम से कम आधे सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। दूसरा, परिषद को बजट सहित सभी आर्थिक प्रश्नों के विवेचन का अधिकार होना चाहिए। तीसरा, सुरक्षा की सीमा रहते हुए परिषद के सदस्यों को शासन से संबद्ध सभी मामलों में प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। इन मांगों को लेकर कांग्रेस ने 2 विशिष्ट मंडल ब्रिटेन भेजे। इन्हें भेजने में कांग्रेस का उद्देश्य था कि ब्रिटिश राजनीति को इन बात का विश्वास दिलाए कि भारत में प्रतिनिधि शासन के ध्येय की ओर पग बढ़ाने की आवश्यकता है। 1892 ईस्वी का एक्ट इन्हीं प्रयासों का परिणाम था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट के उदारवादी सदस्य चार्ल्स डेवला भारत आए और कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए तथा वे इससे इतने प्रभावशाली हुए कि उनसे संबंधित विधेयक संसद में पेश किए, जो पारित होकर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से विख्यात हुआ।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के मुख्य उपबंध 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रमुख उपबंधों निम्नलिखित थे। पहला, विधान परिषदों का विस्तार एक्ट। इस एक्ट के द्वारा वायसराय को अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाने के लिए अपनी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर सकता है। इसे हेतु कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों का नामजद करने का अधिकार होगा। ऐसे सदस्यों का 2/3 गैर सरकारी होना जरूरी था। 1861 ईस्वी में उनका अनुपात आधा था। इस प्रकार प्रांतीय काउंसिलों में मनोनीत व सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। दूसरा, बम्बई व मद्रास के गवर्नरों के अधिकार। इस एक्ट के द्वारा बम्बई तथा गवर्नर को कानून बनाने के लिए अपनी अपनी काउंसिल में कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। बंगाल काउंसिल के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 20 और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा अवध की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 15 रखी गई। वार्षिक वित्तीय विवरण। अब सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल को वार्षिक वित्तीय विवरण प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की गई। अब काउंसिल को अधिकार दिया गया कि वह 6 दिन की पूर्व सूचना देकर सरकार से लोकहित के संबंध में प्रश्न पूछ सकती है, किंतु उसे बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था। चौथा, नियुक्ति के बारे में नियम। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी परिषद की सहायता से सदस्यों की नियुक्ति के बारे में नियम बना सके, परंतु इस नियम में भारत सचिव की स्वीकृति लेना आवश्यक था। विधान परिषद के सदस्यों के अधिकार। 1861 ईस्वी के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को केवल कानून बनाने का अधिकार मिलता था। उन्हें कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछना और बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया था, किंतु इस एक्ट के अनुसार कुछ नियमों के अंदर रहकर विधान परिषद के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद गवर्नर व उसकी परिषदों को इस विषय में नियम बनाने का अधिकार दिया गया। रिक्त स्थानों को भरने की शक्ति। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी परिषद में खाली स्थानों को भरने का अधिकार दिया गया। यदि विधान परिषद में कोई सदस्य लगातार 2 माह तक अनुपस्थित रहता था तो उसका स्थान खाली घोषित कर दिया जाता था। मृत्यु या त्यागपत्र आने पर भी उसका स्थान खाली घोषित कर दिया जाता था। इन सदस्यों के स्थान पर गवर्नर जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी परिषद में दूसरे सदस्यों को नामजद कर देते थे। इस एक्ट के द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में संख्यात्मक वृद्धि हुई। कानून रद्द या संशोधन करने का अधिकार। इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों को नए कानून बनाने तथा पुराने कानूनों को अनावश्यकतानुसार रद्द करने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसा करने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी। इस संबंध में A.C. बनर्जी ने लिखा। वास्तव में इस एक्ट के गवर्नर जनरल व उसकी परिषद के अधिकारों में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि गवर्नर जनरल चाहता तो वह अपनी विधान परिषद की सहायता से प्रांतियों के लिए कानून बना सकता था। 1892 ईस्वी के एक्ट का महत्व एवं आलोचना। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयास का पहला परिणाम था। कांग्रेस ने पहले ही अधिवेशन एक प्रस्ताव द्वारा सरकार की वर्तमान व्यवस्था के लिए प्रति असंतोष व्यक्त किया और यह निवेदन किया था कि परिषदों में निर्वासित सदस्यों को पर्याप्त संख्या में सम्मिलित कर उनका सुधार व विस्तार किया जाए।
अन्य प्रांतों में भी परिषदों की स्थापना हुई हो तथा परिषदों को बजट पर चर्चा करने तथा कार्यपालिका के शासन के प्रत्येक विषय पर प्रश्न करने का अधिकार दिया जाए। 1892 ईस्वी के अधिनियम में कांग्रेस की मांग कुछ हद तक स्वीकृत की गई थी। फिर भी इस अधिनियम के प्रशासन के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। कहा जाता है कि इससे द्वारा संसदीय सरकार की प्रत्यक्ष रूप में नींव रख दी गई, चाहे ब्रिटिश सरकार इस बात से स्पष्ट इनकार करती रही। सदस्यों को जो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था उसके द्वारा वे थोड़ा सा कार्यकारिणी परिषद को प्रभावित कर सकते थे। इस एक्ट में प्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा भी प्रारंभ की गई। भारत सरकार विधान परिषद को पूर्णतः अपने हाथ में लेना चाहती थी। दूसरी ओर भारत का अशिक्षित वर्ग पार्लियामेंट की मांग कर रहा था, इसलिए 1892 ईस्वी को एक्ट में दोनों बातों में कुछ तालमेल उत्पन्न किया गया। जैसे कि प्रधान ने अपनी पुस्तक में लिखा, आलोचना वस्तु इस अधिनियम में निम्नलिखित दोष थे। पहला, इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन की जिस पद्धति को अपनाया गया था वह बहुत अस्पष्ट थी। इस पद्धति के द्वारा वास्तविक अर्थ में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। दूसरा, इस अधिनियम के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं का कार्य अत्यंत ही संकुचित और सीमित था। सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिला, किंतु उन्हें पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित रखा गया। इसके अलावा अध्यक्ष किसी पूछे गए प्रश्न को अस्वीकार भी कर सकता था। परिषदों को बजट पर कोई नियंत्रण नहीं था। तीसरा, इस अधिनियम में तीसरा सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत ही कम थी। केंद्र में 23 सदस्यों में 14 सरकारी, 4 निर्वाचित अधिकारी और 5 मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे। इस प्रकार सार्वजनिक प्रतिनिधित्व प्रायः शून्य ही था। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अधिनियम ने कुछ रियायतें तो आवश्यक दी, परंतु वे अपूर्ण एवं अपर्याप्त थी। इसलिए 1892 ईस्वी के अधिनियम से संक्षिप्त संतुष्टि नहीं हुई। इस अधिनियम द्वारा परिषदों के लिए अपनी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इस परिषदों में चुने हुए सदस्य बहुत थोड़े से थे, इसलिए वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। सरकारी अधिकारियों का इन परिषदों में बहुत सा, इसलिए सरकार चुने हुए सदस्यों की कोई विशेष परवाह नहीं करती थी। वह अपने सरकारी अधिकारियों की सहायता से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकती थी। विधान परिषदों के अधिकार अत्यंत सीमित है। विधान परिषदों का प्रधान बिना किसी कारण के किसी प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकता था। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस अधिनियम से लाभ भी कुछ कम नहीं हुआ। कम से कम निर्वाचन की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से आवश्यक स्वीकृत की गई। सदस्यों को लेकर सरकार की आर्थिक नीति पर बहस का अधिकार आवश्यक प्राप्त हुआ। प्रश्न 17वां ब, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के मुख्य प्रश्नों का वर्णन कीजिए। 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम का भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए द्वारा अनेक महत्व परिवर्तन हुए, जिनका विवरण इस प्रकार है। विधान परिषद की संख्या में वृद्धि। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में कुछ अच्छे कदम उठाए गए थे, परंतु भारत की जनता उनसे प्रसन्न नहीं थी। शिक्षा का प्रसार और कांग्रेस के जन्म से भारत में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो गया था। 1909 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की विधान परिषद के
अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। बम्बई, मद्रास तथा बंगाल प्रांतों के सदस्यों की संख्या 15 से 50, उत्तर प्रदेश की 15 से 50, पंजाब, असम व बम 30 और केंद्रीय विधान परिषद की 59 कर दी गई। इससे 37 सरकारी तथा 32 गैर सरकारी। इन 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे, 5 मनोनीत। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने अत्यंत चालाकी दिखाई और भारत में विभाजन करो राज्य करो की नीति को अपनाकर 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद में बहुत। गवर्नर जनरल की विधान परिषद में 4 प्रकार के सदस्य थे: प्रदेश सदस्य, नामजद सरकारी अधिकारी, नामजद गैर सरकारी अधिकारी, चुने हुए सदस्य। गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारी परिषद के अब सदस्य अपने पदों का कारण केंद्र विधान परिषद के सदस्य होते थे। उन्हीं प्रदेश सदस्य कहा जाता था। पॉइंट नंबर 2, जिन सरकारी अधिकारियों को भारत सरकार विधान परिषद का सदस्य नामजद कर देती थी तो वे सब नामजद सरकारी अधिकारी कहलाते थे। तीसरा, ऐसे व्यक्ति जो जनता में प्रभावशाली व्यक्ति होते थे उन्हें सरकारी नामजद कर देती थी, उनको नामजद गैर सरकारी अधिकारी कहा जाता था। चौथा, जो व्यक्ति चुने जाते थे उनको चुनाव हुआ सदस्य कहा जाता था। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत रखा गया जिससे कानून बनाने में किसी प्रकार की कठिनाइयां न हो। तीसरा, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ 1909 ईस्वी के एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक वर्ग तथा प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ किया गया। केंद्र तथा प्रांतीय विधान परिषद में पृथक पृथक जातियों व वर्गों के हितों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन का प्रबंधन किया गया, जैसे हिंदू, मुसलमान, जमींदार, व्यापारी संस्थाओं के सदस्य आदि। चौथा, प्रांतीय विभाजन परिषद का विस्तार 1909 इस एक्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया वह प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत करना था। सरकारी अधिकारी तथा सरकार द्वारा नामजद किए हुए गैर सरकारी अधिकारी दोनों मिलकर चुने हुए सदस्यों से अधिक हो जाते थे। फिर भी यदि कोई कानून पास करने में कठिनाइयां होती थी तो वह केंद्रीय विधान परिषद में आसानी से पास करवाया जा सकता था। वैसे प्रांतीय विधान परिषदों में सरकार को अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाने में कठिनाइयां नहीं होती थी, क्योंकि सरकार द्वारा नामजद सदस्य सरकारी अधिकारियों का ही पक्ष लेते थे। चुने हुए सदस्य विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व होने के कारण आपस में आसानी से मिल सकते थे। कार्यकारिणी परिषद 5वां, क्या आकार में वृद्धि। इस एक्ट के द्वारा बम्बई व मद्रास की कार्यकारिणी परिषद की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। गवर्नर जनरल सहित परिषद को यह अधिकार दिया गया कि अन्य प्रांतों के लिए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति से कार्यकारिणी परिषद बना सके। अब लॉर्ड सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया। छठवां, सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि। अभी तक सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, परंतु इस अधिनियम के द्वारा उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव करने तथा उन पर बहस करने और मतदान करने का अधिकार भी विधान परिषदों को मिला, किंतु ये सारे अधिकार कुछ विशेष नियमों के अनुसार ही प्रयोग किए जाते थे। सार्वजनिक हित का बहाना लेकर विधान परिषदों का प्रधान किसी भी
प्रस्ताव से इनकार कर सकता था। इन प्रस्तावों को मानना या न मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर था। इस कारण सदस्यों को सरकार को प्रभावित करने की कोई वास्तविक शक्ति नहीं गई थी। बजट का बहुत सा भाग ऐसा होता था कि जिस पर सदस्य बहस कर सकते थे किंतु मतदान नहीं कर सकते थे। 7वां, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया। इस अधिनियम के द्वारा जो मताधिकार दिया गया वह पूर्णतः भेदभाव पर आधारित था तथा सीमित तथा और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तथा मताधिकार के लिए धन की योग्यता बहुत ऊंची, जिससे केंद्रीय विधान परिषद में तो ऊंची आय वाले ही मतदाता थे। मद्रास में 15,000 वार्षिक आमदनी या 10,000 रुपये वार्षिक भूमि कर देने वाले मतदाता थे। बंगाल में राजा या नवाब की उपाधि वाले मतदाता थे। वह मध्य प्रांतों में अनातेरी मजिस्ट्रेट थे। इनके अलावा मुस्लिम व गैर मुस्लिम में भी मताधिकार की योग्यताएं भिन्न भिन्न थी। प्रत्येक मुसलमान जो 3,000 रुपये की वार्षिक आमदनी पर आयकर भूमि कर देता था तो मत देने का अधिकार था, परंतु इस आमदनी वाले हिंदू, पारसी या ईसाई को मत देने का अधिकार नहीं था। इसके साथ साथ मुसलमान स्नातकोत्तर को 5 वर्ष BA की डिग्री लिए हो जाते थे, वे भी मत देने के अधिकारी थे, परंतु अन्य जाति वाले नहीं। प्रश्न 17वां, मौले मिंटो सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 1909 ईस्वी में सुधार इसलिए किए गए थे जिनसे कांग्रेस के उदारवादी दल को ब्रिटिश सरकार के साथ मिलाया जा सके तथा उग्रवादी और क्रांतिकारियों का कठोरता से दमन किया जा सके। प्रारंभ में गोखले इन सुधारों से बहुत संतुष्ट थे और उन्हें कहा था इन सुधारों ने नौकरशाही के स्वरूप को बिल्कुल बदल दिया और चुने हुए सदस्यों को कार्यपालिका पर प्रभाव डालने का भी अवसर दिया। वास्तव में ब्रिटिशर्स भारतीयों को कोई राजनीतिक लाभ प्रदान करनी नहीं चाहते थे। 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा वह केवल भारतीयों को संतुष्ट बनाए रखने का प्रयास करता था, किंतु एक वर्ष बाद ही भारतीयों को बहुत निराशा हुई और कांग्रेस ने इसमें जारी की गई सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोर निंदा की। तब 1910 ईस्वी में पुनः गोखले ने कहा था कि सुधारों में बहुत सी अच्छी बातें थी, वे सभी अनेक सरकारी नियमों व विनियमों द्वारा नष्ट कर दी गई। पहला, वास्तव में भारत सचिव लॉर्ड मौले का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना नहीं था, क्योंकि दिसंबर 1903 ईस्वी में उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाषण देते हुए कहा था, यह समझना भूल होगी कि मैं भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहता हूँ, अथवा मेरे इस सुधारों का लक्ष्य प्रत्यक्ष या अनिवार्य भारत को संसदीय शासन की दिशा में ले जाना है। कम से कम मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि मेरा कार्यकाल और मेरी आयु 20 गुना बढ़ भी जाए तो भी मैं संसदीय शासन की स्थापना की लक्षित कामना नहीं करूँगा। दूसरा, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी इस अधिनियम का बहुत बड़ा दोष था। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अलग स्थान देना,
मुसलमान उम्मीदवार को केवल मुसलमान ही वोट दे सकते थे। इससे उनमें हिंदुओं से अलग होने की भावना उत्पन्न कर दी गई। इससे वे राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक कादिफ नहीं हो सकते थे। उनसे यह आशा भी की जाती थी कि वे सभी तरह से अपने संप्रदाय के हितों की रक्षा करके उनको दूसरे संप्रदायों के हितों की तनिक भी चिंता नहीं थी। बाद में यह अलग प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 1919 के एक्ट के अनुसार सिखों, हरिजनों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपियन और ईसाइयों को भी दे दिया गया। 1919 ईस्वी के एक्ट के अनुसार मुसलमानों को अंग्रेज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखने के लिए आबादी से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे दिया तथा अतः अन्य छोटे संप्रदाय भी अपने हितों की रक्षा के लिए अधिक स्थानों की मांग करने लगे। इस तरह से अंग्रेज ने भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई धारा को रोकने के लिए एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। इस एक्ट का उद्देश्य भारत में जातिवाद, उन्माद पैदा करके पारस्परिक विवाद पैदा करना और अधिक दिनों तक अपने साम्राज्य को बचाए रखना था। तीसरा, इस अधिनियम में जनता को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के लिए प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया गया और इस तरह से जनता को राजसत्ता से वंचित रखा गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बालिग को मत देने का अधिकार नहीं था, बल्कि मत देने का अधिकार बहुत ही थोड़े लोगों को दिखाया गया। जिन लोगों को केंद्रीय विधान परिषद के लिए वोट देने का अधिकार था, उनकी संख्या भी 650 से अधिक नहीं थी। प्रांतीय विधान परिषद के लिए 200 रुपये से अधिक मतदाताओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मतदाताओं की योग्यताएं प्रत्येक प्रांत में अलग अलग थी और मुसलमानों को जो मताधिकार की सुविधाएं दी गई थी, वे अनेक संप्रदायों को नहीं दी गई थी। चौथा, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी अधिकारियों का बहुत सा, इसलिए सरकार अपनी मनमानी कर सकती थी। प्रांतीय विधान परिषदों में भी सरकारी और गैर सरकारी द्वारा नामजद किए हुए गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर सरकार को बहुत धन प्राप्त हो जाता था। इसलिए श्री राम शर्मा ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि निर्वाचित यूरोपीय सदस्य शासन के लिए उतने ही अच्छे थे जितने कि शासकीय अधिकारी। ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा के उपरांत मुसलमानों एवं जमींदारों को मताधिकार प्रदान किया गया था, अतः वे राज्य भक्ति के अधिकारिक द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के इच्छुक थे। पांचवा, गवर्नर जनरल तथा गवर्नर ने विधान परिषदों की कार्यवाहियों के नियम और विनियम इस तरह बनाए कि उनके द्वारा सदस्यों के अधिकारों और अधिक सीमित हो गए थे। इन विनियमों द्वारा अनेक उग्रवादी राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसलिए इन सुधारों द्वारा विधान परिषदों को कोई प्रभावशाली शक्तिशाली नहीं दी गई। छठवां, विधान परिषदों के सदस्यों की शक्ति बहुत अधिक सीमित थी। कार्यवाही परिषद से बहुत कुछ सकते थे।